अब अगर ये आप इसके सन देखें तो 1856, इसका मतलब है कि ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ठीक है, कि ज़माने कदीम की बात होती। इससे पहले आपके जिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप लोग बैठ रहे हैं, इसमें आपका एक चैप्टर हुआ करता था मुस्लिम साइंटिस्ट के हवाले से, वो आप जो है आपके कोर्स में शामिल नहीं है। 2016 से आपका कोर्स जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो लिहाजा अब जो आप लोग तैयारी करेंगे सीएसएस की, वो 2016 के पेपर से जो बच्चे करना चाहें, अगर पहले भी के क्वेश्चंस भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन 2016 पे सिलेबस चेंज हुआ था, तो उस हवाले से देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा चीज़ें, और उस हवाले से आपका मुस्लिम साइंटिस्ट का तो निकल गया है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम साइंटिस्ट उस वक्त इन लोगों से आगे थे, ठीक है, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के हवाले से जो चीज़ें ये लोग बता रहे हैं, मुस्लिम साइंटिस्ट इनसे थोड़ा सा आगे थे। यानी ये इस जो स्टार्टिंग 1856 से आपको बता रहे हैं, तो उससे पहले यानी 1400 और इसमें काफ़ी सारी जो मैनेजमेंट के उसूल हैं और काफ़ी सारी चीज़ें वो मुस्लिम साइंटिस्ट ने वज़ा कर दी थी। बहरहाल ये यहाँ से जो आपको पढ़ाया जाता है इस मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपके सबसे पहले फादर आते हैं फ्रेडरिक विंसो टेलर, और उनका आगाज़ होता है 1856 में, वो पैदा होते हैं, और उनकी डेथ का जो ईयर है वो है 1915, ठीक है। और ये वो वाला पीरियड है जब वर्ल्ड वॉर आपकी 1914 से लेके कौन से ईयर तक हुई थी, ठीक है। तो ये वर्ल्ड वॉर से थोड़ा सा 1914 में स्टार्ट हुई थी, तो बस उससे थोड़ा सा पहले का पीरियड है 1915 तक का, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं क्लासिकल मॉडर्न मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल, ये इनका फ्रांस से ताल्लुक़ था, और ये इसके बाद आए। क्लासिकल जो मॉडर्न मैनेजमेंट है, इसका कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, इसके बारे में अलग-अलग हम बाद में अभी तफसील से पढ़ते जाएंगे। सिर्फ अभी आपको फादर्स के बारे में बता रहे कि मॉडर्न मैनेजमेंट पहले वाले जो थे उनका जो ताल्लुक़ था साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक हमेशा याद रखना कि वो साइंस के मुशाहिदात पे मबनी होगा, कि हम इसमें इतनी चीज़ डालेंगे ये बन के निकलेगा, ठीक है, उसके अंदर और कोई चीज़ नहीं है, सिंपल क्या है, साइंटिफिक फार्मूलाज है। यानी इसमें अगर हम फर्ज कर लो शैम्पू बना रहे हैं या साबुन, जो भी उस ज़माने में जो चीज़ें नई नई बननी शुरू हुई, जब इंडस्ट्री लगी, तो उस वक्त जो भी चीज़ हम बनाते थे तो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता था, इसमें ये चीज़ इतनी डालेंगे और ये बन के निकल आएगा। ये मुशाहिदात, ऑब्जर्वेशंस और रियलिटीज़ पे जो चीज़ मबनी हुई वो साइंटिफिक, तो साइंटिफिक लिहाज से साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्लासिकल मॉडर्न मैनेजमेंट, थोड़ी सी मॉडर्न मैनेजमेंट आई, उसको आपने थोड़ा सा मॉडर्नाइज किया, कुछ चीज़ें आप लेकर आए, आपने कुछ उसूल प्रिंसिपल्स बनाए और उनको फॉलो किया, वो आपके हेनरी फ्योल लेकर आए। इसके बाद हम आ जाते हैं ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। ब्यूरोक्रेसी यानी आपके ही इससे ताल्लुक़ है इसका, मैक्स वेबर आए और इन्होंने ब्यूरोक्रेसी के कुछ चीज़ें हमारे सामने वज़ा की और ब्यूरोक्रेसी के बारे में हमें बताया। जर्मनी से इनका ताल्लुक़ था, ये भी बता दूं, और इनका जो हेनरी फ्योल का जो पीरियड है वो 1841 से लेके 1925 तक है, जबकि मैक्स वेबर का जो पीरियड है वो 1864 से लेके जून 1920 तक है, आई थिंक। अच्छा, ह्यूमन रिलेशन जो है एल्टन मायो। अब आते हैं, अब ये तीन आपके गुजरे, इन तीन के बाद आपने देखा कि अब जो है वो 1880 से लेके 1949 तक का जो ज़माना आया उसमें एल्टन मायो आते हैं। ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर इन्होंने, रिलेशनशिप के ऊपर, जब अभी तक जो चीज़ें चल रही थी इंडस्ट्री के अंदर उसमें साइंटिफिक उसूल ज़्यादा देखे जाते थे, थोड़ा सा उसको मॉडर्नाइज कर दिया था, कुछ प्रिंसिपल्स बना लिए थे कि जनाब मैनेजमेंट का ये 3-4 चीज़ें होंगी, जिसे हम कहते हैं POLC। हेनरी फ्योल तक क्या था कि POLC यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, ये जो थे 4 फंक्शन इसने दिए थे हेनरी फ्योल ने, और इसके ऊपर इसने बताया था कि काम होता है इस तरीके से, ऑर्गेनाइजेशन चलती है। तफसील हम पढ़ेंगे, हम कोई चीज़ भी जो है वो इस तरह खाली छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है। अब जब ये आते हैं आपके एल्टन मायो, तो इस ज़माने में क्या हुआ कि एक कंपनी थी जनरल इलेक्ट्रिक, और वो कर रही थी तजुर्बे, ठीक है, तो वो तजुर्बे कर रही थी अपनी इलेक्ट्रिक के ऊपर। तो उसने ये तजुर्बा किया कि 3 रूम्स लिए और 3 रूम्स में लोगों को बिठाला, ठीक है, और 3 रूम्स में क्या किया कि इलेक्ट्रिक कभी वो तेज़ कर देते थे, कभी वो कम कर देते थे, और उन्होंने जो इसमें हाइपोथेसिस जो सजेस्ट किया वो ये था कि हम जो है डेफिनेटली जब हम लाइट कम करेंगे तो मज़दूर काम नहीं कर, जो वर्कर जो उस कमरे में बैठे हुए जिनको हमने कोई जिम्मेदारी टास्क दिया हुआ है, तो वो टास्क वो मुकम्मल नहीं कर पाएंगे, वो कुछ उज़्र पेश करेंगे कि रोशनी नहीं थी या ये था, ये कुछ वजूहात वो बताएंगे, ठीक है। इस तरह की ऑब्जर्वेशंस लेनी थी उन्होंने कि लाइट की वजह से क्या असरात पड़ते हैं। तो एक एक लीडर कमरों में उनका साथ जो था वो मौजूद था, लीडरशिप उनके साथ मौजूद थी जो उनसे टास्क जो है परफॉर्म करवा रही थी।
वो लाइट कभी तेज़ कर देते थे, लोग जल्दी जल्दी अच्छा काम करना शुरू हो जाते थे, ज़्यादा अच्छा, लाइट थोड़ी सी कम की, नॉर्मल की तो नॉर्मल काम होता था, और कम कर देते तो कम। 2 कमरों से उनको सेम रिजल्ट्स बरामद हुए, यानी कि लाइट कम कर दी तो काम जो था वो उन्होंने कहा कि हमें मुश्किल हो रही, देखने में दिक्कत तलब है काम, ठीक है, थोड़ी मुश्किल है। लेकिन जब एक कमरे का रिज़ल्ट आया तो वो हैरान कौन था, उस कमरे ने भी वो रिज़ल्ट करके दिखाया जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। कम लाइट में भी उन लोगों ने काम करके दिखाया। फिर उनमें से एक एक वर्कर को, एम्प्लॉय को अलग-अलग बुलाया गया, उससे इंटरव्यूज़ लिए गए। तो वहाँ पे ये भी मौजूद थे एल्टन मायो, ठीक है, ये सोशल साइंस के ऊपर काम कर रहे थे उन दिनों, तो ये भी मौजूद थे। तो इन्होंने देखा कि वर्कर्स को जब बुला के अलग-अलग पूछा जाता है, इंटरव्यू किया जाता है, तो वर्कर्स तकरीबन एक बात कह रहे हैं, और वो क्या बात कह रहे हैं कि हमने वर्किंग के लिए काम किया ही नहीं, हमने तो लीडर के लिए काम किया। हमारा लीडर इतना ज़बरदस्त था, वो हमारा मेंटोर था, वो हमारा भाई है, वो हमारा बाप है, वो हमारा जो है यानी रिलेशनशिप लीडर के साथ स्ट्रॉन्ग थी उस कमरे की। वो अपने लिए काम नहीं कर रहे थे या काम को सेटिस्फाई करने के लिए काम नहीं कर रहे थे, बल्कि किससे काम कर रहे थे, उस रिश्ते के तहत जो उसने डेवलप कर लिया था उन एम्प्लॉयज़ के साथ, उसके लिए वो काम कर रहे थे। ये चीज़ निकल के सामने आई, तब पता चला कि इंडस्ट्री के लिए ये रिलेशनशिप भी कितना इम्पॉर्टेंट होता है कि आप उन लोगों को ऐसा माहौल फराहम करें कि जिसकी वजह से वो आपके लिए काम करें, आपसे एसोसिएट हो जाएंगे, यानी आप जो उनके साथ काम करेगा वो उनका मेंटोर होगा, यानी वो फादर लाइक फिगर होगा कोई, या वो बड़ा भाई की तरह से होगा, या कोई इस तरह से जो लीडर्स होंगे वो इस तरह से काम करेंगे और उस लीडरशिप के लिए लोग काम करें। तो इसके लिए काम हो रहा था। तो ये ह्यूमन रिलेशनशिप की ये थ्योरी है, ये भी हम तफसील से पढ़ेंगे। अब हम आ जाते हैं क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट के ऊपर। पॉल फेलिक्स थे, लजार्स फील्ड, और इन्होंने क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट के ऊपर काम किया। अब मैनेजमेंट दो तरह की होती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में जिसमें क्वांटिटीज़ आपको दरकार होती हैं, ठीक है, इस तरीके से, और क्वालिटेटिव यानी जिसमें एक्सप्लेनेशन, आप एक्सप्लेन करते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन देखते हैं और उनको एक्सप्लेनेशन के थ्रू बयान करते हैं, सामने लेकर आते हैं। तो क्वांटिटेटिव मेथड्स इन्होंने कुछ बताए। अच्छा, इसके बाद टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो आप आजकल बहुत सारी चीज़ें टोटल क्वालिटी के अंदर आ जाती हैं, आपने देखी कौन सी, ISO, जिस तरह के ISO 9000, ISO, इस तरह करके जो आपके स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं, जो आपने बेंच मार्किंग की, ठीक है, सिग्मा स्टैंडर्ड्स आ गए। कि सिग्मा स्टैंडर्ड का क्या मतलब है कि इसमें खामी की गुंजाइश कम से कम है, बिल्कुल ज़ीरो के बराबर होती है, बहुत पॉइंट्स में होती है, बहुत कम होती है, तो सिग्मा आ गया, इस तरह की चीज़ें आ गई। तो क्वालिटी जो है वो मैनेजमेंट की बेहतर से बेहतर हो जाना, उसमें खामी की गुंजाइश जो है वो कम से कम होते चले जाना। तो ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर इन्होंने काम किया, एडवर्ड डेमिंग ने, इनका भी बहुत ज़्यादा काम है। अच्छा, इसके बाद एक और जो हैं बहुत जाने माने पहचाने जाते हैं, वो हैं पीटर एफ ड्रकर, और वो जो थे रिवर्ड थे एडमायर्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, USA, बॉर्न 1919 और 2005। लेकिन ये वाले जो हैं ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ड्रकर जो है करीब के ही एरा की बात है, ठीक है। तो ये थे सारे आपके कौन, फादर्स, मैनेजमेंट के फादर्स। अब हम आपको शुरू करते हैं कि मैनेजमेंट स्टार्ट किस तरीके से हुई, ठीक है। तो सबसे पहले हम जब अमेरिका को स्टडी करना शुरू करते हैं तो हमें पता चलता है अमेरिका डिस्कवर्ड इन 1492 बाय स्पेन। स्पेन से जो है वहाँ से इसको डिस्कवर किया गया। आपको पता है क्रिस्टोफर कोलंबस जा रहे थे दरअसल इंडिया तलाश करने। पता है ना आप लोगों को कि वो इंडिया की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें सुनी हुई थी, बहुत अमीर मुल्क है और यहाँ के पर बहुत सारा सोना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ले सकते हैं। तो वो वहाँ जा रहे थे और जब पहुँचे जिस जगह पे, वो था अमेरिका। वहाँ रेड इंडियंस है, इसी वजह से जो वहाँ के जो लोग रिहायशी हैं उनको रेड इंडियंस कहा जाता है। क्यों? कि वो समझ ये रहा था कि ये वाला इलाका मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, इंडिया में पहुँच गया। इस वजह से आपने देखा कि वो जो पर लगे हुए होते थे, चुटियाँ बंधी हुई, और इस तरह से ख़ास सा रेड इंडियंस का एक हुलिया होता था, तो वो उस इलाके को वो समझे। बहरहाल तो वो अमेरिका पहुँच गए। क्रिस्टोफर कोलंबस वांटेड टू डिस्कवर इंडिया बट वेंट टू अमेरिका। स्पेन, फ्रांस एंड ब्रिटिश रूल्ड ओवर अमेरिका फॉर मोर देन 200 ईयर्स। स्पेन, फ्रांस और ब्रिटिश जो थे, आपको पता है कॉलोनियल पावर्स बनी हुई थी। हमारे ऊपर भी ब्रिटिश बैठा हुआ था, कहीं के ऊपर फ्रांस बैठा हुआ था, कहीं के ऊपर ये बड़ी ताकतें थीं जिन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई हुई थी, ठीक है। तो स्पेन, फ्रांस, ब्रिटिश, ये लोग ऊपर थे, बैठे हुए थे। अमेरिका के ऊपर 200 साल तक हुकूमत की। USA गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश जुलाई 4, 1776। अमेरिका के ऊपर भी बैठा हुआ था, कौन बैठा हुआ था? ब्रिटिश था, ठीक है। और जब ये आज़ाद हुआ तो ये कौन सा सन था? 1776 में ये आज़ाद हुआ है। आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस USA एक्सपेंडेड फ्रॉम 13 कॉलोनीज टू 50 कॉलोनीज।
पहले इसकी 13 हुआ करती थी, बाद में जब आज़ादी हासिल हुई तो कुछ रियासतें अलग अलग और भी अलग अलग हो गई, तो इस तरह करके 50 उस वक्त बन गए। इस वक्त शायद 52 या 54 जो है वो रियासतें हैं अमेरिका की, ठीक है। तो 50 कॉलोनीज बन गई। बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, आहिस्ता आहिस्ता वहाँ तरक्की होना शुरू, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्ड होना शुरू हुआ और सिस्टम बिल्ड हुए और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स आ गए। ये थी आपकी एवोल्यूशन पूरी, कि आपकी मैनेजमेंट की एवोल्यूशन किस तरीके से हुई। आगे देखते हैं क्या होता है। जी नेक्स्ट लाना है ना बेटा, ये वही आप लेकर आना है दोबारा। ये आ गया था ना जी। ये जो है ये हमारे हैं कौन, अब ये देखो, बॉर्न मार्च 20, 1856 और डाइड, ये कौन है, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। ये जो पिक्चर आपकी बनी हुई है किसकी पिक्चर है, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, सबसे पहले फादर जिनके मुतालिक बताया गया था, ठीक है। और जिना जो थे वो बॉर्न हुए 25 दिसंबर 1876, यानी इनमें कितना फ़र्क हो गया, वो 1856 और ये जिना जो बॉर्न हुए 1876 में। वर्ल्ड वॉर 1 1914 से लेकर 1918 तक 4 साल तक ये जंग रही थी आपकी। पहली जो जंग अजीम थी, आप करंट अफेयर्स में और उसमें पाक अफेयर्स में पढ़ते होंगे, तो ये पढ़ेंगे आप। तो ये वो वाला ज़माना था। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर वॉज एन अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर। इन्होंने ये एक बात याद रखना कि इन्होंने जो काम स्टार्ट किया वो मजदूरी से स्टार्ट किया और आहिस्ता आहिस्ता ये दर्जा बदर्जा ऊपर चढ़ते चले गए, ठीक है। तो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। बेटा आपका कार्ड गिर गया है शायद। हो गई क्या आसान, हो गई। ये देखिए, ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है इसी तरीके से हम चलेंगे, इसके साथ, इस लाइन के साथ चलेंगे, इससे ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, कि ये लाइन किस तरह आगे चलती चली जा रही है। तो सबसे पहले फ्रेडरिक विंस्लो टेलर वॉज एन अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से इन्होंने काम शुरू किया, स्टार्ट किया, यानी कि ये मजदूर से ऊपर उठते चले गए और ये कंसल्टेंट तक या मैनेजमेंट के हायर लेवल्स तक पहुँचे, ठीक है। He was widely known for his methods to improve industrial efficiency. इन्होंने सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी के ऊपर काम किया। अब आप जब मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो दो लफ्ज़ आपके जहन में आते हैं, जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स उनके जहन में होगा कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में फ़र्क क्या होता है। एफिशिएंसी क्या होती है, कम से कम चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा, यानी मिनिमम इनपुट डाल के मैक्सिमम आउटपुट निकालना, ये एफिशिएंसी कहलाती है। और इफेक्टिवनेस क्या होती है, जो ऑर्डर्स आए वो आपने पूरे कर दिए, ठीक है, तो वो जो है वो इफेक्टिवनेस कहलाएगी कि काम इफेक्टिव हुआ, जो चीज़ आई आपके पास टास्क दिया गया वो टास्क आपने कंप्लीट किया, तो वो इफेक्टिवनेस है, ठीक है। तो इफेक्टिवनेस कब होती है कि आपके पास जो टास्क आया वो आपने कंप्लीट कर दिया, वो इफेक्टिव है। ऑन टाइम आपने कंप्लीट किया, वो इफेक्टिव है। और अगर वो आपने इस तरह किया कि उसमें कोई भी वेस्टेज नहीं होने पाई, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो एफिशिएंट काम है, ठीक है। उसमें कोई भी चीज़, यानी लाइट नहीं जली रह गई मसलन जो मशीनें चलती नहीं रह गई, कि आपके पास पैसे तो आ गए लेकिन फिर वो पैसे किस में चले गए, लाइट के बिल में चले गए मसलन, ठीक है। या मशीन चल रही थी तो वो मशीन जो है वो उसमें मरम्मत की ज़रूरत पेश आ गई मसलन, उसी के ऊपर जो है वो खर्चा आ गया तो उसमें चला गया। तो इस तरह से आप लोगों ने जो है ध्यान दिया तो एफिशिएंट काम हुआ, ठीक है। एफिशिएंसी इस चीज़ को कहते हैं। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ये पहला मैनेजमेंट, पहले जो शुरू के मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स हुए उनमें से एक था। अच्छा, फोकस ऑन इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, इसने जो फोकस किया, हमेशा याद रखना, अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात हो रही है तो साइंस के वाले से मैं बहुत सारी चीज़ें नाम से याद करा देती हूँ कि सबसे पहले तो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर का ताल्लुक इससे साइंटिफिक मैनेजमेंट से, और जब साइंटिफिक मैनेजमेंट से तो काम अब जो होगा
वो इस चीज़ पे होगा कि आप कितना डाल रहे हैं। ऑब्जर्वेशंस के ऊपर ज़्यादा काम होगा कि आपके सामने जो चीज़ बन रही है, जो चीज़ बन के आ रही है, वो किस हवाले से हो रही है, उस पर किस तरह से काम हो रहा है। तो ये सबसे पहले ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट मैनेजमेंट फोकस ऑन इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। अब जो ये काम करेगा, ये फोकस इस चीज़ के ऊपर कर रहा है कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी किस तरह बढ़ाएं। ठीक है, आप जो पहले हमारे पास 10 चीज़ें, अगर फर्ज कर लो कि हम साबुन बना रहे थे तो हमारे पास 10 बार्स बन के तैयार हो रही थी। अब क्या है कि अब उसमें ज़्यादा बार्स बनानी है, हमें उसके लिए कोशिश करनी है, उसके लिए मेहनत करनी है कि हम कौन से ऐसे उसमें कितना डालें, क्या करें तो और वो बार्स इतने में बन जाएं, कम से कम हमारा खर्चा हो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बन के निकले। वो इस तरह से तो साइंटिफिक उसूलों पे, तो ये प्रोडक्टिविटी पे फोकस कर रहा है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, रिमूव रूल ऑफ थंब। किसी को पता है रूल ऑफ थंब क्या होता है? रूल ऑफ थंब का मतलब होता है जो ज़माने कदीम से चलता है। थंब प्रिंट्स लगते थे ना पहले, साइन नहीं होते थे, थंब लगते थे, तो उससे याद रखना कि रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है कि पुराने ज़माने से, कदीम ज़माने से जो सिलसिला चला आता रहा उसी के ऊपर काम हो रहा है। तो वो कह रहा है इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए, न्यू मेथड्स आने चाहिए। ठीक है, रिमूव का मतलब क्या है, ख़त्म करना है, रूल ऑफ थंब को ख़त्म करना है, रिमूव करना है, आप कुछ नई चीज़ें आनी चाहिए। तो उससे पहले तो ये बात कही, रिमूव रूल ऑफ थंब। दूसरी चीज़ कहता है वो रिमूव सोल्जरिंग, एडॉप्ट डिले टैक्टिक्स टू प्रोटेक्ट जॉब। अब ये रिमूव सोल्जरिंग क्या हुआ करती थी, ये भी किसी को पता है? नहीं पता होगा। सोल्जरिंग मैं बता देती हूँ। सोल्जरिंग का मतलब होता था कि जो लोग काम कर रहे होते थे वो अपना टाइम वेस्ट करते थे। ठीक है, उस वक्त जो मजदूर थे उसने ये देखा मेरे साथ जितने बंदे काम कर रहे हैं वो क्या करते थे, उनके ऊपर से डंडा जैसे ही हटा, डंडा बरदार कोई खड़ा होता था उनसे काम करवा रहा होता था, वो मैनेजर जैसे ही हटा, या जो भी उनसे काम करवा रहा है वो ज़रा सी उसकी नज़र इधर उधर हुई, वो ज़रा सांस लेने के लिए ज़रा इस तरह टाइम उन्होंने वेस्ट कर दिया, खाना खा रहे हैं, तफरी कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं मुझसे, तो इस तरह से वो टाइम वेस्ट किया करते थे। जैसे वो आ जाता था तो फ़ौरन काम में लग जाते थे कि ठीक है, उन्हें लगे कि हम लोग काम कर रहे हैं। तो वो इस तरह की चीज़ें जुआ करती थी। तो उसने कहा कि ऐसी कुछ हमें तरकीबें आजमानी चाहिए जिसकी वजह से सोल्जरिंग ख़त्म हो जाए। ये जो लोग जो हैं वो बीच में रुक जाते हैं, काम अटक जाता है, काम नहीं छोड़ देते, बैठ के बातें गप्पे हाँक रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये बात कही उसने। तीसरा उसने कहा टाइम एंड मोशन स्टडी। उसने कहा कि ये चीज़ मुमकिन कैसे है, अब कैसे मुमकिन है कि हमें कैसे पता चलेगा। उसने कहा कि आप एक अंदाज़ा लगा लें, मसलन ये कुर्सियाँ आपने बनानी है, ठीक है, तो ये अगर 10 कुर्सियाँ आपने बनानी है, या 10 छोड़ो 4 कुर्सियाँ अगर आपने बनानी है, तो 4 कुर्सियाँ कितनी देर में, एक कुर्सी जो है उस पर कितने बंदे लगेंगे और वो कितनी देर में बन के तैयार हो जाती है, इतना आइडिया, टाइम का एक अंदाज़ा लगा ले, मोशन और उसमें कितना काम की ज़रूरत पड़ती है, वो एक अंदाज़ा आपका डेवलप हो जाएगा। फिर उतने ही बंदे आप हायर करेंगे और उन्हीं को काम देंगे, और अगर उतनी टाइम के ऊपर नहीं तैयार होती तो आपको पता चल जाएगा इन लोगों ने टाइम ज़ाया किया है, काम नहीं किया है, मतलब नज़र रखने के लिए। तो टाइम एंड मोशन की उसने एक जो है स्टडी वो की थी। उसके बाद उसने कहा था पीस रेट स्ट्रक्चर सिस्टम। अब ये क्या होता है पीस रेट स्ट्रक्चर सिस्टम? पीस रेट का मतलब होता है जितने पीसेस बनाओगे उतना तुमको दिया जाएगा। मसलन अगर एक आदमी है वो एक दिन में 2 कुर्सी बनाएगा तो उसको 2 कुर्सी की पेमेंट मिलेगी, लेकिन अगर वो थोड़ी सी मेहनत करके क्या करता है, 3 बना लेता है तो फिर उसको 3 के पैसे मिलेंगे। पीस रेट स्ट्रक्चर यानी एक एक पीस, जितना जितना पीस वो बनाता जाएगा उतना उसको अमाउंट मिलता रहेगा। पीस रेट स्ट्रक्चर सिस्टम, ये वाला सिस्टम जो है, इसने कहा कि अगर ऐसा करोगे तो लोग लालच में आके काम करेंगे, वो वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। उनको लगेगा कि अगर मैं इतना बैठा मैं बातें कर रहा हूँ, अगर मैं एक और काम बना लूँगा तो फिर मुझे इसके ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो ये इस तरह से उसने मोटिवेशन का सबसे पहले टूल निकाला था कि जनाब इस तरह से होना चाहिए पीस रेट स्ट्रक्चर सिस्टम, तो लोग लालच में आके काम करेंगे। ठीक है, बाद में ये थोड़ा बहुत इसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुई और बाद में ये ख़त्म भी होगा कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि पीस रेट स्ट्रक्चर सिस्टम जो है वो मोटिवेशनल टूल बन जाए और लोग उसके लिए पैसे के लिए काम करें। मसलन अगर किसी की तबीयत ख़राब है और वो आम तौर पे 2 कुर्सियाँ बना के रखता था एक दिन में, लेकिन अगर वो इस कंडीशन में नहीं है तो एक बनाना भी उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, फिर वो पैसे के लिए काम नहीं कर रहा होगा बल्कि अपनी तबीयत को देख के वो काम कर रहा होगा इस लिहाज से। या अगर घर में कोई टेंशन चल रही है और वो चीज़ लेकर आया या कुछ इस तरह के हुए, तो बहुत सारी चीज़ें आर्ग्यूमेंट्स थे जो बाद में आए, लेकिन ये कि बहरहाल इसमें कुछ ना कुछ हकीकत थी, कुछ ना कुछ इसके अंदर है कि लोग पैसे के लिए काम करते हैं। तो ये इसलिए आपके पास ही मौजूद है। आप तक जो ये बात पहुंची, देखना हमेशा मैं एक बात कहती हूँ कि अगर आप लोगों तक कोई बात आई है तो इसका मतलब है कि उसकी कोई हैसियत है, उसकी रही है उस ज़माने से लेकर इस ज़माने तक, और अभी तक मौजूद है कि वो चीज़ आप लोगों तक पहुँच रही है, ये कन्वे हो रही है कि पैसे की अहमियत बहरहाल है, लोग पैसे के लिए काम करते हैं। तो उसने ये वाला स्ट्रक्चर वज़ा किया था।
पीस रेट सिस्टम, यानी जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा आपको मिलेगा। तो ये सिस्टम आज तक मौजूद है। लोग वेज रेट के ऊपर जो काम करते हैं वो इसी तरह से काम करते हैं, ठीक है, कि आप जितना ज़्यादा जो है वो आवर्स कंज्यूम करेंगे उतनी पर आवर आपको पे किया जाएगा या इस तरह किया जाएगा। तो वो आज भी आप देख रहे हैं बड़ा मकबूल हो रहा है ये सिलसिला। तो खैर तो ये वाली चीज़ है। पीस रेट सिस्टम लेकर आया था, ट्रेनिंग इज़ असेंशियल। उसने कहा था कि आप एक काम करें कि इन लोगों को ट्रेन कर दें। जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग अच्छी होगी ये लोग कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ तैयार करने की कोशिश करेंगे। तो उसने कहा था ट्रेनिंग बड़ी ज़रूरी है, ट्रेनिंग तो होनी चाहिए, ज़रूरी बात है, ठीक है। इसके बाद इसने कहा था टेलर इज़ नॉट सपोर्टर ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। ये जो था ये यूनिटी ऑफ कमांड का सपोर्टर नहीं था। फ्रेडरिक टेलर जो था ये यूनिटी ऑफ कमांड का ये कहता था कि एक कोई बॉस नहीं होना चाहिए, बल्कि वक्तन फ़वक्तन उस लिहाज से आपका कोई ना कोई सुपरवाइज़र होना चाहिए जो आपको गाइड करता रहे। जब आप जिस भी मरहले में प्रोडक्शन के आप इस वक्त इतना पोर्शन तैयार हो गया, इस पर आपकी कोई गाइडेंस होनी चाहिए, फिर आगे आप बढ़ते हैं थोड़ा सा और काम करते हैं उस पर आपकी कोई गाइडेंस होनी चाहिए। इस तरह से वो कहता था कि गाइडेंस आपकी होनी चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड का वो कायल नहीं था। मनी इज़ मोटिवेशनल टूल, और पीस रेट स्ट्रक्चर के हवाले से ये बात आपके जहन में आ गई होगी कि मनी को उसने मोटिवेशनल टूल के तौर पे इस्तेमाल किया, यानी कि जितना ज़्यादा आप जो है वो आप पैसा जो है वो अपनी तरफ खींचता है कि ज़्यादा पैसा चाहते हो तो जिस तरह काम करोगे उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो वो इस तरह से मनी इज़ मोटिवेशनल टूल के तौर पे। अच्छा, डिड नॉट टच ह्यूमन रिलेशन कॉन्सेप्ट एंड टीम वर्क। उसने इस वक्त तक अभी तक कोई भी ह्यूमन रिलेशनशिप का कोई कॉन्सेप्ट सामने नहीं आया था। अभी तक सिर्फ साइंस के ऊपर काम हो रहा था कि इतना करोगे तो इतना निकलेगा। टाइम एंड मोशन के ऊपर काम हो गया, यानी कि इतने टाइम में इतनी चीज़ें बन के तैयार हो जाएंगी, ठीक है, हो जानी चाहिए। अगर नहीं हो रही, इतने बंदे रखे हुए तो इसका मतलब है वो काम नहीं कर रहे। साइंस के लिहाज से ये मुशाहिदात ऑब्जर्वेशन इस तरह की हो रही हैं चीज़ें साइंस के लिहाज से, ठीक है। अदर कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये दूसरे जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स आए ये कौन कौन थे? फ्रेडरिक विंस्लो टेलर वॉज द फाउंडर, ठीक है, ये तो फाउंडर ही था। इसके साथ जिन लोगों ने, हमेशा याद रखना, जब भी कोई थ्योरी देता है कोई भी, आपके चाहे इकोनॉमिक्स पढ़ो, चाहे साइंस पढ़ो, चाहे कोई और सा सब्जेक्ट पढ़ो, तो उसमें क्या होता है कि उसके ऊपर क्रिटिसिज्म आते हैं, ठीक है। थ्योरी, हर थ्योरी जो दी जाती है उसके ऊपर कोई ना कोई क्रिटिसिज्म आते हैं, और वो क्रिटिसिज्म करने वाला कौन होता है? उसी फील्ड का खिलाड़ी होता है, ठीक है, वो भी कोई मैनेजमेंट का ही बंदा होगा, ठीक है, तो वो क्रिटिसिज्म करेगा। तो बाज़ औक़ात वो क्रिटिसिज्म ऐसे होते हैं कि वो थ्योरी फेल हो जाती है और वो आप तक पहुँच ही नहीं पाती, आगे बढ़ ही नहीं पाती, वो उसी जगह जहाँ से शुरू हुई थी वहीं ख़त्म हो जाती है और फिर उसका नाम ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर कोई थ्योरीज आप तक पहुँच रही है, इसका मतलब है क्रिटिसिज्म तो हुई है इनके ऊपर, लेकिन इनमें फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ थी जिसकी वजह से ये आगे चलती रही, बढ़ती रही। तो वो वाली बात होती है। तो अब इनका साथ निभाने वाले कुछ इनके ऑपोजिट में होंगे जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया होगा, कुछ साथी थे जो बाजू बन के खड़े हुए। तो वो कौन लोग थे वो देख लेते हैं। वो थे, इसका कोड हमने बना दिया शेफ FL, ठीक है। शेफ FL का मतलब है सी से कौन होगा? कार्ल जॉर्ज बर्ट, इन्होंने बड़ा साथ निभाया इनका। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर का हेनरी गैंट थे, इन्होंने H से हेनरी गैंट, इन्होंने साथ निभाया। E से एडवर्ड फिलिन, इन्होंने साथ निभाया। F से फ्रैंक, इन्होंने साथ निभाया। और उसके बाद लिलियन गिलबर्ट, इन लोगों ने इनका साथ निभाया। जॉर्ज बर्ट इसमें से ऐसे थे, वर्क विद टेलर एंड लेटर डेवलप्ड many mathematical techniques and formula that made it possible to put Taylor's ideas into practice। इन्होंने बहुत सारा काम किया, मैथमेटिक्स के फार्मूलाज ऐसे निकाले कि टेलर के काम को और मज़ीद आगे बढ़ाए। साइंटिफिक के लिहाज से जो ये टाइम और मोशन लेकर आया था और दूसरी चीज़ें लेकर आया था कि इस तरीके से इनको कैलकुलेट किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। अजान तो अब हो रही है ना, ये दूसरी अजान हो रही है। अच्छा जी, ये फिर वही मसला हो गया। What is theory of bureaucracy? अब ब्यूरोक्रेसी के बारे में जो है वो मैक्स वेबर सामने आ जाते हैं। और मैक्स वेबर क्या कहते हैं? मैक्स वेबर कहते हैं कि 1864 और 1920 जर्मनी से इनका ताल्लुक। ब्यूरोक्रेटिक थियरी ऑफ मैनेजमेंट इन्होंने दी है। प्रपोजेस दैट द बेस्ट वे to run an organization is to structure it into rigid hierarchy of people governed by strict rules and procedures। ये पूरी हायरार्की बनी हुई होती है। हायरार्की पता है किसको कहते हैं? एक पूरा सिस्टम बना हुआ होता है। एक सबसे ऊपर टॉप पे जो है कोई CEO बैठा हुआ होगा, उसके नीचे 2 डायरेक्टर्स होंगे, ठीक है, उन डायरेक्टर्स के नीचे या ऊपर डायरेक्टर्स होंगे, नीचे CEO बैठा हुआ होगा। फिर उसके अंडर में जो
टॉप मैनेजमेंट होगी, उसके बंदे बैठे हुए होंगे। टॉप मैनेजमेंट के नीचे जो मैनेजमेंट के फिर डिफरेंट जो आपके बने हुए हैं, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजर, फलाना मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ये वो, फिर उसके नीचे और दूसरे असिस्टेंट मैनेजर्स बैठे हुए होंगे। एक एक के नीचे दो दो तीन तीन असिस्टेंट मैनेजर्स होंगे, फिर उनके नीचे सुपरवाइजर्स होंगे, सुपरवाइजर्स के नीचे सारा स्टाफ जो वर्किंग जो काम कर रहा होगा। तो ये पूरी हायरार्की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बनी हुई होती है। ये बड़ी भी हो सकती है, ये छोटी भी, दो लोगों की भी। मसलन अगर एक किसी ने दुकान का ही बिजनेस, एक काम शुरू किया, उसकी दुकान है, तो फिर उसमें कितने लोग होंगे? एक दुकान का मालिक, दो उसने बंदे रखे हुए होंगे जो उसके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। एक बंदों को डील कर रहा है, दूसरा दुकान को मैनेज कर रहा है पूरी। तो वो इस तरीके से वो पूरा जो सिस्टम होगा वो होता है। तो ये जो हायरार्की है ये इसके अंदर बनी हुई होती हैं, और ये ज़रूर होती हैं और बड़ी रिजिड होती हैं। रिजिड का मतलब ब्यूरोक्रेसी में हमेशा याद रखना बड़े ही रिजिड होते हैं। ब्यूरोक्रेसी की मिसाल मैं आपको बता दूं, फ़ौज है इसकी मिसाल। पुलिस, आप लोग खुद एग्ज़ाम देते हैं इसके लिए, पुलिस के लिए बैठते हैं, बहुत सारे बच्चे बैठते हैं एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तो पुलिस इसके अंदर आती है। यानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हायरार्कीज़ होती है और इसमें ऑर्डर्स को फॉलो करना बड़ा ज़रूरी होता है। जो टॉप से डाउन जो है ज़्यादातर कम्युनिकेशन हो रही होती है, और अगर डाउन अपवर्ड जो कम्युनिकेशन है वो की जाए तो वो प्रोसेस से होके गुजरती है। पहले इनके पास पहुंचेगी, फिर इनके पास, फिर इनके पास, इस तरह से। अगर फर्ज कर लो कि कोई टॉप हायरार्की का बंदा खड़ा हुआ है और कोई छोटी हायरार्की का बंदा आपके नज़दीक, आप उससे कहते हैं कि भाई आपका बॉस खड़ा है, मेरी ये बात इन तक पहुंचा दीजिए, वो कहेगा नहीं, ये मेरे पास खड़ा ज़रूर है लेकिन मैं इस तक बात नहीं पहुँचा सकता, मुझे थ्रू प्रोसेस जो तीन बंदों बीच में है उन तक बात पहुँचानी पड़ेगी, वो क्रॉस होते होते फिर इस बंदे तक जाएगी, ठीक है। तो वो हायरार्की ये फ़ौज में होता है। आपने देखा फौजी अफसर जो छोटे होते हैं वो खड़े हुए ज़रूर होते हैं उनके पास में, लेकिन वो उनसे बात करने के मजाज नहीं रखते। तो ये हायरार्कीज़ जो हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, बड़ी रिजिड होती हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर। तो ये ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट इसने दिया था। ऑर्गेनाइजेशन मैंने बता दी आपको, कुछ जो इदारे इस तरह के, पुलिस, फ़ौज वगैरह, ये तो हर मुल्क के अंदर ही होती है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि और भी बहुत सारे इदारे जो हमारे बिज़नेस के इदारे होते हैं, वो भी इसके स्ट्रक्चर्स भी आपके मिलते जुलते स्ट्रक्चर्स आपको बहुत सारे इदारों में नज़र आ जाएंगे जहां ब्यूरोक्रेसी का अमल दखल मौजूद होता है, या किसी न किसी सूरत में इसका ब्लेंड आपको नज़र आ जाएगा। क्योंकि आजकल ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन जो है उनमें ब्लेंड का कॉन्सेप्ट आ गया है कि वो मिक्स करके और फिर वो स्ट्रेटजीज़ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रन करती हैं। तो फ़िलहाल जो है हम ब्यूरोक्रेसी के मुतालिक पढ़ रहे हैं। हायरार्की ऑफ पीपल गवर्न बाय स्ट्रिक्ट रूल्स एंड प्रोसीजर। रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, रिजिड होते हैं, और ये तो हमेशा जो है आप बिज़नेस जब पढ़ते हैं या कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करता है, किसी भी मुल्क के क़वानीन होते हैं तो उनके जो रूल्स बने होते हैं वो हमेशा रिजिड होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा याद रखना, बिज़नेस अगर तुम लोग पढ़ रहे हो तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आपसे पूछा जाए कि भाई कहाँ होती है, बताओ कहाँ होती है, किसी को पता है कहाँ होती है? अगर किसी इमरजेंसी केस में आ गई तो वहाँ पे जो मैं बताऊं कि अगर फ्लेक्सिबिलिटी पैदा की जाती है आपकी तो वो पॉलिसीज़ में होती है, रूल्स में नहीं होती। रूल क्या है? अभी ये फ़र्ज़ कर लो इदारा एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, रूल क्या है? फ़ीस देनी है, सबको फ़ीस पे करनी है, ये रूल है, सबकी समझ में आता है। लोग आते हैं एडमिशन करते हैं तो उनको पता होता है कि हमने कुछ ना कुछ फ़ीस देनी है, ये रूल है और ये रिजिड है, ठीक है, सबके लिए। लेकिन हमारी पॉलिसी ये है कि जो 80% का बंदा आएगा उसको हम स्कॉलरशिप देंगे, इतना उसको फ्री कर देंगे, ठीक है, उसकी फ़ीस जो है फ्री। तो ये जो हमने ये फ्लेक्सिबिलिटी इख्तियार की है, कहाँ पे इख्तियार की? पॉलिसी में। रूल्स तो ये है कि रूल्स तो सबको पता है कि ये रूल्स हैं जो सबने ओबे करने, ठीक है, और पॉलिसी के अंदर आगे थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, तो रूल्स के अंदर नहीं आती। हमेशा एक बात बिजनेस जब भी पढ़ो तो ये बात याद रखना, कहीं भी आपसे रूल्स के लिए पूछा जाए तो रूल्स में फ्लेक्सिबल नहीं होते। फ्लेक्सिबल क्या होती हैं? पॉलिसीज़ फ्लेक्सिबल होती हैं। अच्छा, इसके अंदर पॉलिसीज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, यहाँ रूल्स होते हैं जो बड़े रिजिड होते हैं, जो फॉलो करने होते हैं, ये वाले वो इदारे हैं, ठीक है, जब हम ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं। इट इज़ डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इनफॉर्मल एंड कोलिजियल म्यूचुअल ऑर्गेनाइजेशंस। ये उनसे अलग होती हैं जो कोलिजियल टाइप की हो या म्यूचुअल ऑर्गेनाइजेशंस। म्यूचुअल की भी मैं आपको मिसाल देती चलूँ, जिस तरह गूगल, जिस तरह आप दराज.pk कह लो, इसमें क्या होता है, मिल के एक इस तरह का कमरा होता है, उसमें टेबल होती है, ये वाला बंदा इससे बात कर सकता है, ये वाला उससे बात कर सकता है, वो वाला उससे, हर कोई आपस में, ठीक है। और फिर कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसके ऊपर ये वाला अपना आइडिया दे रहा है, वो वाला अपना दे रहा है, वो वाला अपना। तो इस तरह से जो क्रिएटिविटी है वो बनती है, और उसमें जो है वो स्पेशलाइजेशन नहीं होती, बस क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है, उसमें किसी स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। जिसके जहन में जो आइडिया आ गया अगर अच्छा आता है उसको इनकरेज किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, और इस तरह से वो इदारे चलते हैं। तो म्यूचुअल टाइप की, यानी कि उसके अंदर मिक्स टाइप का, कि भाई जिसका भी आइडिया आ गया अच्छा है तो उसको कबूल कर लिया जाएगा। और थोड़ा सा डिफरेंसेस भी होते हैं, उसकी भी इजाज़त होती है कि डिफरेंस भी लोग रख सकते हैं। अगर कोई आया है, कोई चीज़ सामने आई और वो कह रहा है नहीं नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, तो उसकी भी कोई वक़्त रखी जाती है। यानी ये नहीं हो सकता कि जी इसने जो है वो डिफरेंस कैसे क्रिएट कर लिया या ऐसा कैसे हो गया, तो ऐसी पॉसिबिलिटी
जो है इन इदारों में जो म्यूचुअल किस्म के होते हैं उनमें नहीं होती। लेकिन ब्यूरोक्रेटिक इदारों में जो ऑर्डर आ गया उसको डिसओबे नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो वो मुख्तलिफ होते हैं, ब्यूरोक्रेटिक इदारे म्यूचुअल इदारों से मुख्तलिफ होंगे।